स्वागत है आपका यूनिक एजुकेशन के ऑनलाइन चैनल पर। जैसा कि आपको पता है कि इस समय टेस्ट सीरीज चल रहा है, तो हिस्ट्री का टेस्ट लेकर हम फिर से उपस्थित हैं। अगर चैनल पे आप नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी आपको नियम पता ही है, और फिर भी हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं। अगर आपके 10 क्वेश्चन में से 8 से 10 के बीच में सही हो रहे हैं, समझ लीजिए आपकी हिस्ट्री की तैयारी बहुत अच्छी है। अगर 6 से 8 के बीच में सही हो रहे हैं, तब भी आपकी तैयारी ठीक ठाक मानी जाएगी। लेकिन 4 से 6 या फिर इससे कम सही हो रहे हैं, तो आपको हिस्ट्री में और मेहनत करने की ज़रूरत है। नहीं तो पेपर में यहाँ से गलतियाँ बढ़ सकती हैं। बस गलतियाँ बढ़ सकती हैं, आप ये मत समझिएगा आप बहुत कमज़ोर हो, आप मेहनत करके आगे आ सकते हो। चलिए टेस्ट शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? पुरी उड़ीसा, भुवनेश्वर भी उड़ीसा में है। कह रहा है कि ये दोनों यहाँ के जो मंदिर हैं वो किस शैली में है? नागर शैली में, द्रविड़ शैली में, बेसर शैली में, या फिर इनमें से कोई नहीं? सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, नागर शैली में। दरअसल नागर शैली में पुरी और भुवनेश्वर के जो मंदिर है नागर शैली में निर्मित है। थोड़ा सा समझिए इसके बारे में। क्या होता है कि यह शैली समस्त उत्तर भारत अर्थात हिमालय से लेकर विंध्याचल, विंध्याचल कहाँ है, हिमालय कहाँ है, उत्तराखंड के ऊपर आप जम्मू कश्मीर तक चले जाइए, और विंध्याचल मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात के आसपास तक आता है। तो यह शैली समस्त उत्तरी भारत अर्थात हिमालय से लेकर विंध्य प्रदेश क्षेत्र में प्रचलित मंदिर निर्माण की प्रमुख शैली है। याद रखिएगा, नागर शैली उत्तर भारत में है, जिसमें मंदिर का आधार चतुष्कोणीय होता है। जो आधार होता है वो चतुष्कोणीय होता है, ऐसा होता है। और शिखर जो होता है वो गुंबदाकार होता है। गुंबद मतलब शिखर में गुंबद होते हैं, ऐसे मतलब एक तिकोना निकला रहता है, नीचे गुंबद जैसा होता है। शिखर गुंबदाकार होता है और वक्राकार होता है। वक्राकार मतलब गोल जैसा, घुमाव जैसा होता है। ठीक। उड़ीसा के मंदिर और शुद्ध नागर शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर कंदरिया महादेव जो कि खजुराहो में है, खजुराहो मतलब मध्य प्रदेश। लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। जगन्नाथ मंदिर पुरी उड़ीसा में है। कोणार्कासुर मंदिर ये भी उड़ीसा में है। मुक्तेश्वर मंदिर ये भी उड़ीसा में है। खजुराहो का मंदिर ये भी मध्य प्रदेश में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? राजस्थान, माउंट आबू राजस्थान। और सोमनाथ मंदिर गुजरात। ये सब किसके उदाहरण हैं? ये सब के सब नागर शैली के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट था, इसलिए आपको समझा दिया गया। हाँ, दूसरा भी है, देख लीजिए आप। जैसे ये द्रविड़ शैली है, ये क्या होता है? इस शैली का प्रसार क्षेत्र कृष्णा नदी आप दक्षिण में जाओगे तो मिलेगा। जैसे कन्याकुमारी, कन्याकुमारी कहाँ मिलेगा? अगर नीचे वाला पार्ट में अगर नीचे देखें तो यहाँ तमिलनाडु के नीचे वाला पार्ट, एकदम नीचे, जस्ट सॉरी मिनट फिर से देखिए। अगर हम भारत को बनाए तो नीचे वाला पार्ट ही जो बनता है, तो यहाँ भारत का सबसे अंतिम जो बिंदु होता है तमिलनाडु का, वो कन्याकुमारी है। तो कृष्णा नदी के क्षेत्र से यहाँ से लेकर इधर का कन्याकुमारी के मध्य में फैला हुआ है। इस शैली में मंदिर आयताकार व इसके शिखर पिरामिड जैसे होते हैं। शिखर कैसे होते हैं? पिरामिड। आप पिरामिड देखे होंगे ऐसे, एक मिनट, ऐसे ऐसे आकार के, मतलब शिखर जो होते हैं पिरामिड कार के होते हैं, और आयताकार होता है चतुर्भुज, वो नीचे वाला चौकोर वाला भाग। और उसमें किस में होते थे? नागर शैली में गुंबदाकार होते थे। अंतर समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। और इसी में ये निर्मित किए गए हैं। तो ये था द्रविड़ शैली। और एक और है यहाँ पर बेसर शैली, इसको भी समझ लीजिए। बेसर शैली, इस शैली जो है, यह जो शैली है, यह नागर और द्रविड़ का मिश्रण है। इस शैली का उपयोग, दोनों शैलियों का मिश्रण प्राप्त होता है। और इस शैली का प्रयोग कर्नाटक में चालुक्य शासकों ने किया था। कर्नाटक में, कर्नाटक आप जानते होंगे दक्षिण में ही पड़ेगा तमिलनाडु के ऊपर। तो कर्नाटक में किसने किया था? चालुक्य शासकों ने किया था। तो एक बार फिर से मैं बताता हूँ, नागर शैली उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, और बेसर शैली दोनों का मिक्सचर कर्नाटक में। नॉर्थ से याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नॉर्थ मीन्स उत्तर होता है, उत्तर में नागर शैली, दक्षिण में द्रविड़ शैली, और बेसर क्या है? दोनों का मिक्सचर है। कहाँ है? कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बार बार क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, अभीरो का? सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, सामवेद। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, सामवेद। दरअसल बात यह है, सामवेद में कुल 1549 ऋचाएं हैं। जो उसमें मंत्र होते हैं उन्हें ऋचा बोलते हैं। तो मंत्रों का जो संकलन होता है उसे ऋचाएं बोलते हैं। तो कुल 1549 ऋचाएं हैं, जिनमें से केवल 78 नई है, मतलब नई जोड़ी गई। बाकी जितने बच रहे हैं सबके सब ऋग्वेद से लिया गया है। इसीलिए कहा जाता है कि सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। पहली बात। दूसरी बात,
गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि मैं खुद सामवेद से हूँ, अपने को वेदों में सामवेद कहा था। तीसरी बात, भारतीय संगीत का जो मूल है वो सामवेद है। इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए, कई फैक्ट आपको बताए गए हैं। भारतीय संगीत का जो मूल है वो सामवेद है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। बाकी और वेदों के बारे में आपको पिछले वीडियो में बताया गया, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे तो आप सब का सब आपको पता होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? भागवतों ने, वैदिकारियों ने, तमिलों ने, अभीरों ने? सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। दरअसल बात यह है कि वैष्णव धर्म का विकास भागवत धर्म से ही हुआ है। परंपरा के अनुसार इसके प्रवर्तक वृषण कबीले के कृष्ण थे, जिन्हें वासुदेव का पुत्र होने के कारण वासुदेव कृष्ण कहा गया। कृष्ण के अनुयायी ही उन्हें भगवत पूज्य कहते थे। इस कारण उनके द्वारा प्रवर्तित धर्म को भागवत धर्म कहा गया। और महाभारत काल में वासुदेव श्री कृष्ण का समीकरण विष्णु से किया गया तथा भागवत धर्म वैष्णव धर्म बन गया। तो यहाँ पर जो वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो भागवतों ने की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, पत्रकार के रूप में जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? प्रथम भारतीय वह कौन था जो पत्रकार के रूप में जेल गया था? सोचिए। ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, दादाभाई नौरोजी, मोतीलाल नेहरू, सुरेंद्र बनर्जी। कौन था? सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है। बाल गंगाधर तिलक पत्रकार के रूप में पहली बार जेल जाने वाले बाल गंगाधर तिलक हैं। दरअसल बात यह है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय बाल गंगाधर तिलक थे। जब उन्होंने, दरअसल कोल्हापुर के महाराज थे, अंग्रेजों ने उनके साथ बहुत गलत काम किया था। मतलब उनके साथ, दरअसल उनको तो राज ही हड़पना था, तो कुछ भी कर जाते थे। इन्होंने अपने पत्र में उनके अंग्रेजों की घोर निंदा की थी, जिसके लिए अंग्रेजों ने इनको जेल में भेज दिया था। तो पहली बार जो जेल गए थे पत्रकार के रूप में वो बाल गंगाधर तिलक थे, याद रखिएगा। और हाँ, अगर पूछे कि दूसरा कौन था, तो दूसरी बार पत्रकार के रूप में जेल जाने वाले थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। पत्रकार के रूप में पहली बार जेल बाल गंगाधर तिलक और दूसरी बार सुरेंद्र बनर्जी। उसके बाद तो बहुत लोग गए। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा। बाकी इनके बारे में जो ये व्यक्तित्व है, इनके बारे में पिछले वीडियो में अच्छे से बताया गया, तो इनके बारे में अब ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? मोहन सिंह, निरंजन सिंह गिल, शाहनवाज, सुभाष चंद्र बोस। सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह ने ही आजाद हिंद फौज के विचार को सबसे पहले सुझाया था और उन्होंने गठन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एक बात यहाँ पर आप जानिएगा कि कैप्टन मोहन सिंह पहले ब्रिटिश सेना में थे, ये याद रखिएगा। उसके बाद इन्होंने ब्रिटिश सेना को छोड़ा और जापान की सेना को ज्वाइन किया। कहानी ये थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने पर मोहन सिंह मलाया से लड़ रही ब्रिटिश सेना के पंजाब बटालियन में कप्तान थे। और जितरा में कप्तान मोहन सिंह की 1/4 बटालियन रेजिमेंट को हार का सामना करना पड़ा और जापानी सेना ने इन्हें हिरासत में ले लिया। और जापान के चतुर सुजान जनरल फुजीमोरी ने इनके शौर्य को जब देखा तो वो चकित रह गए। उन्होंने कहा कि आप कब तक गुलामी की जीवन जियोगे? गुलामी कराने वाले को गुलामी का एहसास दिला दो। उसके बाद यहाँ पर जापान में जितने भी भारतीय थे उन बंदियों को मिलाकर कैप्टन मोहन सिंह ने ही एक फौज का गठन किया था। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। आजाद हिंद फौज का विचार किसने सुझाया था? तो ऑप्शन ए है, कैप्टन मोहन सिंह। हाँ, ये जो सुभाष चंद्र बोस आप देख रहे हो, बाद में इनको उनका कार्यभार दे दिया गया था, याद रखिएगा। लेकिन जो सुझाया था कैप्टन मोहन सिंह। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेसी रेडियो का प्रसारण किया था? बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत बार पूछा गया पेपर में ये। अरुणा आसफ अली, जयप्रकाश नारायण, उषा मेहता, महात्मा गांधी। सोचिए, भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसने कांग्रेसी रेडियो का प्रसारण किया था? चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन सी सही है, उषा मेहता। बहुत ही बहादुर कह सकते हैं, क्रांतिकारी नेता,
जिस समय सबको गिरफ्तार कर लिया गया था, उस समय रेडियो के माध्यम से लोगों के जोश को बढ़ावा दे रही थी उषा मेहता। यहाँ देखिए आप, उषा मेहता 1920 में इनका जन्म हुआ था और 2000 में इनकी मृत्यु हुई थी। एक चीज याद रखिएगा। दूसरी बात यहाँ पर, ये उषा मेहता हैं। एक चीज और यहाँ पर देख लीजिए आप, इनका ये रेडियो संचालन के कारण पूरे देश में विख्यात हुई थी। ये फैक्ट याद रखिएगा। इनका जन्म गुजरात में हुआ था, ये भी आप याद रखिएगा। इनका जन्म गुजरात में हुआ था। अगर बात करें अरोड़ा आसफ अली का, तो इनके बारे में थोड़ा देख लीजिए। अरोड़ा आसफ अली का जन्म 1909 में हुआ था और मृत्यु 1996 में हुई थी। भारत छोड़ो आंदोलन में भी ये भी शामिल थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिया गया है और आंसर यहाँ पर उषा मेहता है। इन्होंने रेडियो, दरअसल भारत छोड़ो आंदोलन के समय सभी क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उस समय रेडियो के माध्यम से जनता का उत्साह बढ़ा रही थी उषा मेहता। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट। अगला क्वेश्चन है कि कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दर्शन कौन सा था? किस दर्शन के प्रतिपादक थे कपिल मुनि? पूर्व मीमांसा, सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, उत्तर मीमांसा। सोचिए किस दर्शन के प्रतिपादक कपिल मुनि हैं? सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, सांख्य दर्शन। दरअसल सांख्य दर्शन जो है कपिल मुनि के से संबंधित है। दरअसल सांख्य दर्शन भारत का अत्यंत प्राचीन एवं प्रमुख दर्शन है, दार्शनिक संप्रदाय है, ये याद रखिएगा, जिसके प्रवर्तक महर्षि कपिल हैं, जिन्होंने 7वीं शताब्दी के आसपास इनके सूत्रों की रचना की। जबकि पूर्व मीमांसा जो है, इसके प्रवर्तक जैमिनी हैं। उत्तर मीमांसा के बादरायण है, याद रखिएगा। और ये जो न्याय है, न्याय के महर्षि गौतम है। आप सबके नाम सुने होंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका आंसर बी सही है, सांख्य दर्शन कपिल मुनि से संबंधित है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा था? गुलबदन बेगम, नूरजहां बेगम, जहान आरा, मेहरुन्निसा। यहाँ जेवरुन हो गया, मेहरुन्निसा। सोचिए किसने ऐतिहासिक विवरण लिखा था? सोचिए। चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, गुलबदन बेगम। दरअसल गुलबदन बेगम जो थी, ये बाबर की पुत्री थी और हुमायूं भी बाबर की पुत्री थी, ये चीज जानते रहिएगा। और ये उनके दूसरे पत्नी की पुत्री थी, अतः हुमायूं और गुलबदन बेगम एक दूसरे के चचेरे भाई बहन थे। एक चीज। दूसरी चीज, गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा है, जो कि एक ऐतिहासिक विवरण है जिसमें हुमायूं के बारे में, उसके राजकाज के बारे में लिखा है। तो यही पूछा गया, किसने एक ऐतिहासिक विवरण लिखा है? तो लिखा किसने है? गुलबदन बेगम ने। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा है गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी और अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन चित्रण हुमायूंनामा का लेखन किया था। गुलबदन बेगम का जन्म 1523 में काबुल में हुआ था और 1603 में इसका स्वर्गवास हो गया था। माता का नाम दिलरास बानो बेगम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शून्यता का सिद्धांत किस बौद्ध दार्शनिक ने प्रतिपादित किया था? यह सिद्धांत किसने दिया था? बौद्ध दार्शनिक ने, नाम से ही पता चल रहा है बौद्ध दार्शनिक है। नागार्जुन, नागसेन, आनंद, अश्वघोष। सोचिए। चलिए आपको आंसर बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए सही है, नागार्जुन। नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। माना जाता है कि इनका जो काल था वो उसमें बड़ा मतभेद है, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि ये सातवाहनों के समय में थे। सातवाहन शासक आप जानते होंगे, तो सातवाहन शासकों के समय में थे। सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। तो ये सातवाहनों के समय के माने जाते हैं और इन्होंने क्या किया था? शून्यता का सिद्धांत दिया था। पहला फैक्ट याद रखिएगा। हाँ, एक नाम और है यहाँ पे, नागसेन। नागसेन, पिछली वीडियो अगर आप ध्यान से देखे होंगे, पहला ही क्वेश्चन था नागसेन मिलिंद पन्हो। एक क्वेश्चन था मिलिंद पन्हो, नागसेन और मिनांडर, यवन शासक मिनांडर के बीच में जो वार्तालाप हुई थी, नागसेन और मिनांडर के बीच में हुई थी, और वो क्या था? मिलिंद पन्हो। सिंपल सी बात है, मिनांडर के समय के रहे होंगे ये, तो शून्यता का सिद्धांत ये नहीं दिए थे। एक क्वेश्चन और, एक और है यहाँ पर, आनंद। आनंद जो थे वो गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे। अगर गौतम बुद्ध का प्रिय शिष्य ढूंढेंगे तो आनंद उसमें सबसे प्रिय थे। तो ऑप्शन सी है ये। और ये ऑप्शन डी जो है, इनको भी देख लीजिए, अश्वघोष। अश्वघोष आप जानते हो बौद्ध धर्म का विश्वकोश बुद्धचरित माना जाता है, और बुद्धचरित की रचना अश्वघोष ने की है, आप पढ़े होंगे।
ये समय था इनका कनिष्क के शासनकाल में। कनिष्क किसके वंश के थे? आपको पता है कनिष्क किस वंश के थे? कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको पता हो। तो ये लोग के बारे में आपको बता दिया गया है एक चीज। दूसरी चीज यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है कि अश्वघोष, आनंद, नागसेन, नागार्जुन, एक प्रकार से देखा जाए तो चारों के चारों बौद्ध धर्म से संबंधित है, क्योंकि नागार्जुन शून्यता का सिद्धांत बौद्ध दार्शनिक थे। नागसेन मिलांडर से बातचीत हुई, बौद्ध से संबंधित, बौद्ध भिक्षुक थे नागसेन। आनंद गौतम बुद्ध के सबसे प्रिय शिष्य थे, और अश्वघोष ये बुद्ध चरितम लिखे। तो ये सब के सब बौद्ध धर्म से संबंधित है। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, कभी कभी मिलान करने के लिए आ जाता है कौन किस धर्म से संबंधित था, तो इसलिए ये बताना जरूरी था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अगर दिमाग में रखे रहोगे तो कभी भी इनसे गलती नहीं होगी। बाकी यहाँ पर जो आंसर है वो आंसर ए है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अंतिम क्वेश्चन है और 10वां क्वेश्चन है। एलोरा की गुफाओं और मंदिरों का संबंध किससे है? एलोरा की गुफाओं और मंदिरों का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से, बौद्ध तथा जैन धर्म से, हिंदू तथा जैन धर्म से, हिंदू बौद्ध तथा जैन धर्म से? सोचिए। चलिए हम आपको ऐसे बताते हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, हिंदू बौद्ध तथा जैन धर्म से। दरअसल औरंगाबाद, महाराष्ट्र में एक जिला है औरंगाबाद, औरंगाबाद से 37 किलोमीटर दूर और अजंता की गुफाओं से 97 किलोमीटर दूर, लगभग 90-97 किलोमीटर के आसपास दूरी पर यह एलोरा की गुफाएं हैं। पहली बात। दूसरी बात, इन गुफाओं को काटकर इन मतलब यहाँ पर पर्वत थे, पर्वतों को काटकर गुफाएं बनाई गई, और उनमें जो मंदिर है 3 श्रेणियों में बांटा गया है। प्रथम श्रेणी में बौद्ध मंदिर आते हैं, द्वितीय श्रेणी में ब्राह्मण मंदिर, ब्राह्मणों के संबंधित है, मतलब हिंदू धर्म, मतलब बौद्ध हिंदू धर्म से, और तीसरे श्रेणी में जैन धर्म के मंदिर आते हैं। तो इनको काटकर बनाया गया है। तो एलोरा की गुफाएं जो और गुफा और मंदिर जो संबंधित है, तीनों धर्म से संबंधित है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। और इनसे क्वेश्चन बार बार आते हैं, इसलिए इसको दिमाग में रखिएगा। पहली बात तो ये महाराष्ट्र में है, दूसरा आसपास है औरंगाबाद के, तीसरा किस किस धर्म से संबंधित है, धर्म भी आपके दिमाग में होना चाहिए। यहाँ पर ये टेस्ट कंप्लीट होता है। मिलेंगे नेक्स्ट टेस्ट में। अगर आप टेस्ट चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों के पास भी शेयर कर दीजिए जो लोग इस क्षेत्र से जुड़े तैयारी कर रहे हैं। हो सकता है कल से आपको पॉलिटी का भी टेस्ट मिले, और हो सकता है कि आपको 2 टेस्ट कल अपलोड किया जाए, आप दोनों टेस्ट दीजिएगा। देखिए, आप जितना टेस्ट देंगे खुद को उतना तैयार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर एक तो क्वेश्चन तो मिलेगा ही, साथ में उसके डिटेल भी मिलेंगे। और इतना डिटेल अगर आप तैयार करोगे तो समझ लो ये 10 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन की वैल्यू रखते हैं। तो इससे आपको बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा और पेपर में गलतियां नहीं होंगी। और जब आपकी पॉलिटी चलेगी तो पॉलिटी को भी अच्छे से समझाया जाएगा। उसके बाद अभी साइंस के भी अपलोड करने हैं, तो वो भी वहाँ पर अपलोड कर दिए जाएंगे। बस आप पढ़ते रहिए और टेस्ट देते रहिए। अगर नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।